अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी हरी मोहन जी। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए, थैंक यू सो मच। थैंक यू आरजू जी, आपने बुलाया। बहुत शुक्रिया हरी मोहन जी। आज हम बात एक बार फिर रशिया की करेंगे, उसके ऊपर ड्रोन से अटैक किए गए हैं। कैसे देख रहे हैं आप इस नई डेवलपमेंट को? मैं इस नई डेवलपमेंट को फरवरी 2022 से बस उसी फॉर्म में देख रहा हूं जहां थे वहां हैं। और इसमें कोई भी नई डेवलपमेंट अगर होती है तो उसको रोकने के लिए ऐसी एक डेवलपमेंट कर दी जाती है और मामला वहीं रुक जाता है। तो क्योंकि सर प्यूटन का भी, सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन प्रेसिडेंट प्यूटन का भी स्टेटमेंट आया था एक दिन पहले और उनका ये कहना था कि वो डोनाल्ड ट्रंप से बात करेंगे और वो भी इस वॉर को रोकने में एग्जैक्टली इंटरेस्टेड है जी। एग्जैक्टली मैं उसी चीज पर आ रहा था कि असलियत में होता क्या है। जब कोई डेवलपमेंट करने की कोशिश की जाती है, सिचुएशन सुधारने की कोशिश की जाती है, सिचुएशंस को सही करने की कोशिश की जाती है, लोगों को मतलब जिसे कहते हैं ना, पुतिन जब भी कोई सिग्नल देते हैं कि हाँ भाई हम लड़ाई रोकने जा रहे हैं या हम कोई पीस टॉक को इनवाइट करते हैं, कर रहे हैं, तो उसी टाइम पर आपको दिखेगा कि कोई ना कोई रशिया पर बड़ा अटैक होता है और ऐसा सिनारियो क्रिएट कर दिया जाता है कि अब रशिया के पास ऑप्शन ही नहीं बचा बातचीत के साथ जाने का या किसी तरीके की पीस टॉक्स करने का। जैसे आप किसी भी तरीके से कोई भी एग्जांपल उठाकर देखिए, चाहे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों गए तो उस टाइम पर भी यूक्रेन जो हार रहा था, जो लगभग सरेंडर कर चुका था, उसने एकदम से रशिया के ऊपर अटैक करने शुरू किए और रशिया को फ्रस्ट्रेट कर दिया। 2 जहाज डुबो दिए थे, शायद वही टाइम था। लेकिन उसके पहले अगर आप देखेंगे तो जुलाई के अंदर मोदी जी गए, तो मोदी जी जिस समय पर रशिया गए हुए थे, उस समय पर ज़ेलेंस्की ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से उससे पहले रशिया के अंदर एंटर करना शुरू कर दिया था। ऐसा लगा जैसे जुलाई के अंदर आप देखेंगे ना, वो कुर्स्क इलाका जो है वहां पर अटैक करना और वहां 1500 किलोमीटर के किलोमीटर स्क्वायर का इलाका कब्जा लिया था। इसी तरीके से अगर हम देखते हैं तो जब मोदी जी जेलेंस्की से मिलने गए तो उस टाइम पर इधर मोदी जी जेलेंस्की को समझा रहे हैं और उधर रशिया ने जेलेंस्की पर, यानी रशिया ने यूक्रेन पर हमला करने बंद कर दिए, लेकिन जेलेंस्की भर भर के बड़ी ताकत के साथ अटैक्स कर रहा था। तीसरा, जब हम ये देखते हैं कि असलियत में ट्रंप जो हैं वो आ चुके हैं, तो असली लड़ाई जो शुरू हुई है वो आपको दिखेगा ट्रंप के आने के बाद ही शुरू हुई है। जो बाइडन ने अपने लास्ट के लगभग 2.5 महीने के अंदर जो स्टेप्स उठाए, जिसमें 1.5 महीना निकल चुका है, जो स्टेप्स उठाए वो हमें और आप हम सबको सोचने पर मजबूर कर रहे हैं कि भाई अल्टीमेटली ट्रंप ने किया क्या है। तो देखेंगे ट्रंप ने, सॉरी, बाइडन ने किया क्या है। तो बाइडन ने एक काम ये किया कि यूक्रेन को पहली बार वो आर्मटैक मिसाइल्स जो हैं, वो सारी की सारी अटैक अटैक मक समथिंग कुछ ये है, मिसाइल्स जो है वो उठाकर यूक्रेन को दी और ये कहा कि आप अब इन मिसाइल्स को, अभी तक तो अपनी टेरिटरी पर रशिया को भगाने के लिए यूज कर रहे थे, अब मैं आपको अलाउ कर रहा हूं कि आप इन्हें यूज करें और रशिया की टेरिटरी के अंदर तक मार करें। तो उससे क्या हुआ कि रशिया को भड़काया गया, क्योंकि जैसे ही ट्रंप आता है, ट्रंप का इलेक्शन मैनिफेस्टो में ये साफ था कि भाई मैं कैसे भी करके इस लड़ाई को रोकूंगा। और जैसे ही रिजल्ट्स आते हैं और ये डिक्लेयर हो जाता है कि ट्रंप ही प्रेसिडेंट बनेंगे, तो उसी टाइम पर बाइडेन कहता है रशिया के अंदर तक हमला करो, और उसका असर भी हुआ। रशिया के 300 से 500 किलोमीटर के बीच में जिस तरीके से अटैक्स होने शुरू हुए, वो साफ तौर पर दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं पुतिन के ऊपर प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। पुतिन जो बातचीत करने के मूड में थे, उनको मजबूर किया गया यूरोप को धमकाने के लिए कि यूरोप को पुतिन कहते हैं कि तुम जो इन्हें हथियार, गोला बारूद और सब चीजें दे रहे हो, मेरी मिसाइलें रोक नहीं पाओगे तुम, और मैं जब हमला करने लगूंगा तो तुम मान जाओ, मुझे उकसाओ मत। वो यूरोप तो कम और हथियारों की एजेंसियां ज्यादा उकसा रही थी। अब आप सोचिए, लड़ाई वहां रुक जाती, लेकिन रुकी नहीं। उसके बाद पुतिन का गुस्सा भड़काया और उसके सारे रास्ते बंद कर दिए। अभी 2 दिन पहले फिर पुतिन ने कहा था कि ठीक है यार, हम शांति से मामले को सेटल कर देंगे और अगर कोई भी पॉजिटिव टॉक्स होती है तो हम आगे बढ़ाएंगे।
लेकिन जैसे ही कल पुतिन ने कहा कि हम टॉक्स को आगे बढ़ाएंगे, आज ये 8 ड्रोन्स जिनमें से 6 सक्सेसफुली अटैक कर जाते हैं, तो 8 ड्रोन्स को रशिया के ऊपर उड़ाया गया और रशिया पर अटैक किए गए। अच्छा, मजे की बात ये, किस जगह पर अटैक किए, तो वो था कजान। कजान वही जगह है जहां मोदी और शी जिनपिंग पुतिन से मिले थे और ब्रिक्स 2024 हुआ था। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये जो तारीख है, अगर हम देखेंगे तो यही तो 21 या 20 तारीख थी। 20 तारीख को ही तो कजान के अंदर ब्रिक्स का समिट हो रहा था, 20, 21, 22 या 23 तारीख को। और इन्हीं दिनों के अंदर अगर आप कजान पे अटैक करके उन जगहों के टारगेट करते हो, तो कहीं ना कहीं ये मैसेज है कि ब्रिक्स के ऊपर जैसे हमला कर दिया हो उस जगह पर हमला करके। तो मुझे लगता है कि असलियत में एक खेल खेला जा रहा है जिसमें माहौल ऐसे बनाने की कोशिश है कि ये लड़ाई कभी खत्म ही ना हो, क्योंकि अगर ये लड़ाई खत्म हो जाती है तो डीप स्टेट का जो बना बनाया काम है वो रुक जाएगा और फिर वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसीलिए डीप स्टेट चाहता है कि कैसे भी करके लड़ाई कंटिन्यू रहे, रुके ना। जी आरजू जी। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन अगर ट्रम्प से बात करने की बात की है पुतिन साहब ने, तो यकीनन उनके माइंड में कुछ ना कुछ होगा कि कोई पॉजिटिव रिजल्ट निकल सकता है, और जो डीप स्टेट की आप बात कर रहे हैं उसको वो कंट्रोल कर पाएंगे इन सब चीज़ों को। या आपको लग रहा है कि नहीं, ट्रम्प जो है उन्होंने स्टेटमेंट जरूर दिया था कि मैं आते के साथ ही वॉर रुकवा दूंगा, वो भी 24 आवर्स में, और इस किस्म का उन्होंने टाइम फ्रेम भी दिया था, तो वो सिर्फ एक क्या कहेंगे, पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। देखिए आरजू जी, इतनी लंबी लड़ाई को 24 आवर्स में तो रुकवा पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल सा होता है। आप कैसे रुकवाएंगे उस लड़ाई को, मुझे एक बार बताइए। कि जिसके पास जो जगह है वो रहे, तो क्या पुतिन ऐसे एक सीज फायर को एक्सेप्ट करेंगे या ट्रूस को एक्सेप्ट करेंगे जहां पर एक तरफ दिखाई दे कि भाई लड़ाई में पुतिन भी, मतलब दो, जहां पर पुतिन का कुर्स्क का इलाका जो है वो उसके हाथ से निकला हुआ है। और देखिए, जब लड़ाई हो रही होती है और इतना लंबा टाइम, अप्रोक्सीमेट 3 साल अगर एक लड़ाई चल रही है, तो अपने देश वालों को जवाब देना होता है कि इतनी लंबी लड़ाई लड़के आपने क्या खोया और क्या पाया। तो ऐसे में अगर आप ये कहेंगे कि नहीं, कुर्स्क का इलाका जो है या कजान के ऊपर जो अटैक हुआ है या मॉस्को के आसपास जो है, वो यूक्रेन का एक बड़ा हिस्सा, मतलब यूक्रेन का के कब्जे में है। और दूसरा, भाई लड़ाई हुई थी कि यूक्रेन नाटो में शामिल नहीं होगा, और यूक्रेन अगर लड़ाई खत्म होते ही नाटो में शामिल हो जाता है, तो ऑब्वियस सी बात है, जिस ऑब्जेक्टिव के लिए पुतिन लड़ रहे थे वो ऑब्जेक्टिव फेल हो गया। अब लड़ाई रुक गई है, ऑब्जेक्टिव फेल हो गया, यूक्रेन नाटो में शामिल हो गया, तो अब बचा क्या। तो शॉर्ट में ये है कि पुतिन के पास भी तो फेस सेविंग के लिए कुछ ना कुछ रीजन होना चाहिए, कोई तरीका होना चाहिए, ताकि उसे अपना चेहरा, मतलब वो अपनी इज्जत बचा सके कि भाई हमने जो लड़ाई लड़ी थी 3 साल, उसका रिजल्ट ये है कि यूक्रेन नाटो में शामिल नहीं होगा और हमने उसके काफी सारी टेरिटरीज पर कब्जा कर लिया है जो अब हमारी हो गई है। तो एक बहुत ही सफिस्टिकेटेड मैनर में रिजल्ट चाहिए। वही चीज दूसरी तरफ जेलेंस्की से भी है। भाई इसमें कोई दो राय नहीं है, यूक्रेन बर्बाद हो चुका है, यूक्रेन की इकोनॉमी कोलैप्स कर चुकी है, यूक्रेन के इंफ्रास्ट्रक्चर जो थे वो सारे खत्म हो चुके हैं। और अब भी अगर यूक्रेन एक शांति समझौता कर लेता है बिना, मतलब इस कंडीशन पर आने के बाद कि ठीक है, रशिया ने जितना एरिया कब्जा किया वो रशिया के पास है, और अगर रशिया कन्विंस करने में कामयाब हुआ और जेलेंस्की से ये कहलवा, जेलेंस्की को ये ऑर्डर मिला कि आपको कजान, वो कुर्स्क भी खाली करना पड़ेगा। अब एक तरफ तो जो यूक्रेन ने जीता वो खाली करना पड़ गया, और दूसरी तरफ जो रशिया जिस जगह पर बैठा हुआ है वहीं बैठा हुआ है। अब मुझे सिंपल सा एक लॉजिक बता दीजिए, बिल्कुल सिंपल, क्या जेलेंस्की का कुछ फेस सेविंग बचेगा? या तो वो यूक्रेन छोड़ के भाग जाए, या फिर वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी को जिंदा रखे और पॉलिटिकल सिस्टम को आगे बढ़ाता रहे, या पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाता रहे और प्रेसिडेंट बना रहे। तो ऐसी सिचुएशन में क्या प्रेसिडेंट की क्रेडिबिलिटी बनी रहेगी? क्या यूक्रेन के लोगों के अंदर जेलेंस्की की क्रेडिबिलिटी बनी रहेगी? तो जेलेंस्की भी चाहेगा वो एक ऐसे नोट पर लड़ाई को खत्म करे जिसमें रशिया कम से कम जीता हुआ नजर ना आए। देखिए क्या होता है, एक होता है हारा हुआ नजर आना, तो वो एक सिचुएशन अलग है। कम से कम रशिया जीता हुआ नजर नहीं आए और उसके अंदर कम से कम ये कह सके कि देखो, भले ही हम रशिया की 1/3 आर्मी थे, 1/4 आर्मी थे, भले ही रशिया बहुत बड़ा है, न्यूक्लियर पावर है, लेकिन हम भी कम नहीं थे और हमने भी रशिया को घुटनों पर लाने की कैपेसिटी दिखाई है।
और रशिया हमारी टर्म्स कंडीशंस पर मान के गया है, या कम से कम ऐसा कि रशिया जो चाहता था वो हमने नहीं होने दिया और चीज़ें हमारे पास हैं। जब तक इस सिचुएशन में ज़ेलेंस्की नहीं आ जाता वो भी पीस नहीं चाहेगा। और सबसे बड़ी बात ये है, अगर ये लड़ाई रुकती है तो आसपास यूरोप के जितने भी कंट्रीज हैं जिनको इस टाइम पर डर लग रहा था, वो कहीं ना कहीं अपने जो लड़ाई वाले ऑर्डर्स हैं या जो हथियारों के ऑर्डर्स हैं वो कम कर देंगे या खत्म कर देंगे। अभी वो पैसे इकट्ठे करने में लगे हुए हैं, यार कैसे भी करके पैसा इकट्ठा करके हम ये लड़ाई, हम हथियार खरीद लें ताकि रशिया से लड़ने के लिए कुछ तो हो। अब वो हथियार अगर बिकने बंद हो जाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, तो इसलिए रशिया जितना ज्यादा गुस्सा करता है, रशिया जितना ज्यादा यूक्रेन की पिटाई करता है, उतना ज्यादा ऑर्डर्स हथियारों की कंपनियों को मिल जाते हैं और वो कंपनियां जिसे कहते हैं ना चांदी काट रही हैं, वो चांदी काट रही हैं इस टाइम पर। जी आरजू जी। मगर सर वो कंपनीज जो हैं वो ज्यादातर तो खैर अमेरिका की ही हैं। अगर टॉप 6 अमेरिका की हैं, ज्यादातर जो नहीं, टॉप 6 हथियार, अमेरिका की हैं। हाँ बिल्कुल और जी। उसके बाद 9वें और 10वें नंबर पे भी अमेरिका की हैं। 6 तो कंपनियां, जैसे जेट इंजन 6 कंपनियां बनाती हैं, 6 में से एक रशियन है, एक फ्रांस की है, बाकी 4 अमेरिकन है। तो दुनिया की कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी है जो अमेरिका की नहीं है, अमेरिका के पास नहीं है? तो ऑब्वियस सी बात है, हर चीज में अमेरिका है तो वहां अमेरिका को ही फायदा होगा और अमेरिका को ही नुकसान होगा। जी। लेकिन सर नुकसान तो सभी का होगा, इसलिए कि ये जो जंग चल रही है, चाहे ये रशिया में हो रही हो, चाहे ये इजराइल हमास की हो, उसमें ऐसा नहीं है कि ये दो कंट्रीज लड़ रही हैं, बाकी सब जो है वो बहुत आराम से हैं और किसी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो आप नहीं कह सकते। आरजू जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, नुकसान सबका है, लेकिन एक को अभी फायदा हो रहा है इस लड़ाई से। सुपर पावर बाकी को, अमेरिकन कंपनीज को हाँ फायदा हो रहा हाँ, है, वही सुपर पावर, हाँ। सुपर पावर को फायदा हो रहा है, तो वो चाहेगा कि मेरा फायदा होता रहे, ये लोग मरते रहें। ये मेन बात है, हमें इस चीज को समझना होगा कि ये लोग मरते रहें और सुपर पावर्स का फायदा होता रहे, बाकी इन्हें कोई मतलब नहीं है। नुकसान सबका हो रहा है, लेकिन बाकी सब कर भी क्या सकते हैं? नहीं, तो ये बात आपकी समझ में आ रही है, मेरी समझ में आ रही है, और कई लोग हैं जो मीडिया पे बात कर रहे हैं, एनालिस्ट हैं जो किताबें लिख रहे हैं, आर्टिकल्स पढ़े जा रहे होंगे, कुछ ना कुछ बात हो रही है। ये बात जो लोग लड़ रहे हैं उनकी समझ में क्यों नहीं आ रही? आरजू जी, मुझे एक बात बताइए, पाकिस्तान को 75 साल हो गए हैं कश्मीर कश्मीर गाते हुए। हम्म। अब हमारे को समझ में आता है कि पाकिस्तान को कश्मीर ले डूबा, आपकी मीडिया को समझ में आ रहा है, दुनिया में सबको समझ में आ रहा है, जो लोग आपकी कंट्री में कश्मीर का नाम उछालते हैं उन्हें समझ में क्यों नहीं आ रहा? बस ये बताओ। सर देखें, उनका तो अगर मैं कहूँ तो कहीं ना कहीं पे उनका कोई फायदा रहता है, ठीक है, वो तो इधर से एग्जैक्टली। रिलेटेड है ना, वो तो यहीं के लोग हैं ना जिनका फायदा रहता है। लेकिन जो रशिया यूक्रेन वाले हैं उनको तो देखना चाहिए ना आरजू जी, कि मतलब दो को लड़ाकर, चाहे वो कोई इंडिविजुअल हो चाहे कंट्रीज हो, दो को लड़ाकर तीसरा फायदा उठा रहा है, ये बात क्यों आरजू समझ। जी, एक बात बताइए, आपको अमेरिका ने F-16 बेचे, हम्म। तो वो F-16 जो आपके पास हैं, क्या वो F-16 खरीदने पड़ते अगर इंडिया के साथ बहुत फ्रेंडली रिलेशन होते? कुछ ना करना पड़ता, यही तो हम कहते ना हैं। तो आपको कोई हथियार खरीदने पड़ते, हाँ। ना आपको आईएसआई जैसी ऑर्गेनाइजेशन खड़ी करनी पड़ती, ना ही आपको आर्मी के ऊपर इतना पैसा लगाना पड़ता, और ना ही आपकी आर्मी को 27% इकोनॉमी अपने कंट्रोल में लेनी होती। वो क्यों? क्योंकि इंडिया दुश्मन है, तो यहाँ पर आपकी कंट्री में ना चाहते हुए भी एक ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल बन चुका है जिन्हें इंडिया के साथ लड़ाई करने का फायदा होता है। वो अमेरिका से हथियार खरीदते हैं तो उसमें कमीशन खाते हैं, पैसा खा जाते हैं। जो अमेरिका से हम इंडिया के नाम पे लड़ाई के लिए सब जो सामान आता है वो खा जाते हैं, पब्लिक को डरा के खुद पैसा खा जाते हैं। तो बहुत कुछ है जिससे उन्हें फायदा हो रहा है। सर मैं भी तो यही कह रही हूँ ना कि वो लोग तो यहीं के हैं ना, अगर अगर आप इस बात को आपकी मैं एक्सेप्ट कर लूं तो आरजू वो जी, तो गलत लोग यहीं सोच के रहे हैं। हैं, ये एक वो लोग बाहर यहाँ का। के नहीं हैं, ना 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 ना, वो यहाँ के नहीं हैं। वो लोग अपना पैसा पाकिस्तान में इन्वेस्ट करके रखते ही नहीं हैं, वो लोग अपना पैसा पाकिस्तान में लगाते ही नहीं है। वो सारे का सारा पैसा पापा जोन्स की जो पिज्ज़ा की वो जो सीरीज़ है वो खरीदने में लगा देते हैं, और सारे के सारे लोग यूरोप अमेरिका वगैरह जैसे देशों के अंदर, कंट्रीज़ के अंदर रह के अपनी इंजॉय कर रहे हैं लाइफ को। तो ये कहना कि वो उर्दू बोलने वाले पाकिस्तानी हैं तो गलत सोच रही हैं। वो मेंटली यूरोपियन हैं जो अपना यहाँ पर आया, पैसा कमाया, भर के ले गया, काम खत्म।
दूसरा, आप भी अगर भाई सीधी सी बात है, इंडिया का डर दिखा के अगर आपने F-16 खरीदे तो क्या वो लॉकहीड मार्टिन को फायदा हुआ? मैं ये कहना चाहता हूँ। तो नहीं, वो बात फायदा तो आपकी लॉकहीड मार्टिन को ही हुआ ना, आपका पैसा भी वही लेगी। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि लोकल जो थे वो बेईमानी कर रहे हैं? लोकल तो यूक्रेन और रशिया में भी बेईमानी कर रहे हैं, लेकिन हथियार जो खरीदने का मामला है, तो वो हथियार खरीदेंगे किससे? अमेरिकन कंपनी से। तो फायदा किसका होगा? अमेरिकन कंपनी का होगा। ये मैं कह रहा हूँ। मगर आपका कहना ये है कि अभी आने वाले कुछ सालों में ये लोग आपको जो है वो रुकते हुए नहीं लग रहे, ये लड़ाई झगड़ा चलता रहेगा और अमेरिका को इसी तरीके से प्रॉफिट होता रहेगा जो पहले होता रहा है। हाँ, अमेरिका जाने से पहले जिस जिस जगह आग लगा के जा रहा है वो खूब प्रॉफिट होगा। और डेमोक्रेट्स आज नहीं तो कल 28 में तो आने ही आने हैं। 28 में नहीं आएंगे तो 32 में आएंगे, आएंगे जरूर। और जैसे ही ये आएंगे, आप अंदाजा लगाइए, कलेश यही है। जैसे ही ये लोग आएंगे, वैसे ही उसी टाइम पर दोबारा से अभी जहां जहां चिंगारी लगाकर छोड़कर जा रहे हैं, वो आएंगे और वहां पर उस चिंगारी को आग में बदले, आग में, और वहां बैटल ग्राउंड शुरू होगा। और देखिए इस टाइम पर अगले आने वाले टाइम में इजराइल अपना एक वो पूरा जो रीजन है वो जीत लेता है। दमस्कस से 15-20 किलोमीटर दूर है। हम्म। उसके थोड़ा और बढ़ा लेगा अपने आप को, लेकिन असलियत में बैटल ग्राउंड तो वहां से खत्म हो गया ना, छोटी मोटी लड़ाई चलती रहेंगी। असली बैटल ग्राउंड बांग्लादेश, म्यांमार, अफगानिस्तान और उसके बाद साउथ चाइना सी खड़ा हो चुका है। तो असली लड़ाइयाँ अब यहाँ लड़ी जा रही है ना। हमारे पड़ोस को जितना उबाल दिया है, जला दिया है, हम्म। असली लड़ाई यहाँ लड़ी जा रही है। तो असली लड़ाइयाँ अगर यहाँ लड़ी जा रही है तो आप अंदाजा लगा कर देख सकते हैं कि किसको कहाँ पर क्या फर्क है। और वहां अगर वो सुलगा के या चले जाते हैं और जैसे ही वो गवर्नमेंट में आते हैं और यहाँ के इलाकों में हथियार बिकने शुरू हो जाते हैं, यानी बांग्लादेश से लेकर वो तो म्यांमार बिकेंगे ही, वो तो बिकेंगे ही सर, उसको कौन बिकेंगे, तो रोकेगा। वो बिकने का बाद फायदा किसका होगा? अमेरिका का होगा। हाँ, मैं ये अमेरिका कह का रहा हूँ। होगा। जी। लेकिन जाहिर है कि यहाँ के जो लीडर्स हैं, चाहे वो बांग्लादेश के हों या कहीं के भी हो, पता नहीं उनका क्या प्रॉफिट है बीच में हथियार खरीदने बेचने के उसमें, या क्या है कि वो अपनी कंट्री का नहीं सोच रहे, अपने लोगों का नहीं सोच रहे। और इसी लड़ाई झगड़े में जो है आपके अभी टेंशन बढ़ती आरजू भी जी, दिख रही है एलीट बांग्लादेश को क्लास, लेकर। एलीट क्लास भाई मोदी से सबको ज्यादा चिढ़ क्यों है? मुझे ये बताइए। लोगों को सबसे ज्यादा चिढ़ मोदी से है, तो क्यों है मोदी से चिढ़, ये बताओ। मोदी से चिढ़ इसलिए है क्योंकि मोदी वो बंदा है जो इनके ग्रुप में, इनके गैंग में शामिल नहीं है। वो मोदी और मोदी की पूरी गवर्नमेंट, यानी इवन बीजेपी आरएसएस वाले इस डीप स्टेट से दबते नहीं है, क्योंकि जनता इनके साथ है, कॉमन मासेस इनके साथ है, और खेल यहीं से होता है। ये लोग चाहते हैं कि कैसे भी करके कॉमन मासेस जो हैं वो अलग हो जाए और बीजेपी की रेजीम को उखाड़ कर फेंक दिया जाए। वो इसलिए क्योंकि जो वो चाहते हैं ये लोग करते नहीं हैं। असली लड़ाई इस चीज की है। और मगर इसी वजह से, और रही बात फायदा, तो ये सारे अगर यूनेस को देखेंगे तो वो डीप स्टेट का एजेंट है। आपकी कंट्री में भी बहुत सारे एलीट पोजीशन पर बैठने वाले डीप स्टेट के एजेंट हैं। यहाँ तक कि तालिबान के अंदर भी आपको दिखेगा डीप स्टेट के एजेंट्स हैं। तो वो जो डीप स्टेट के एजेंट्स काम कर रहे हैं और वो जिस तरीके से कर रहे हैं, असली लड़ाई इनके साथ है ना। तो इनको फायदा यही है कि डीप स्टेट इनको पूरी जिंदगी पालता है टुकड़े फेंक फेंक के। मोहम्मद यूनुस एक फेल्ड इकोनॉमिस्ट है। माइक्रो इकोनॉमी के नाम पे जो नोबेल प्राइज दे रखा है, दुनिया के कौन से देश में इसका वो मॉडल सक्सेसफुली चला है, मुझे बता दीजिए। बांग्लादेश के अंदर तो जिस तरीके से वो फ्लॉप हुआ है, और इसके ऊपर जो चार्जेस लगे हैं कि ये बेईमानी कर रहा था या टैक्स चोरी कर रहा था, और उसको हवाला हवाला समझते होंगे, उसको हवाला कांड का सारा एक मतलब सिस्टम बना दिया गया। तो आप अंदाजा लगा कर देखिए, फिर भी ये बंदा जो है अमेरिका के अंदर था, और इसकी सोसाइटीज है, इसको कई मामलों में डॉलर बहुत सारे मिलते रहते थे और खूब पैसा कमाया है इसने। अब इसको लाके बांग्लादेश का प्राइम मिनिस्टर एडवाइजर बनाकर बिठा दिया है, चीफ एडवाइजर है जो भी है। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है कि ये लोग इनके पैसों पर पलने वाले, टुकड़ों पर पलने वाले लोग होते हैं, और इनको फायदा होता है। ये देश के लिए नहीं सोचते, ये लोग देश के हैं ही नहीं। अब यूनुस 60 साल तक बाहर रहा, तो काहे का देश और कौन सा देश, मुझे ये बताइए। वो 60 साल बिल्कुल। बाद बांग्लादेश से पैरासूट से आया, आके उसने जो भी अपना मजा लिया था, वो लेना था वो ले रहा है, और चुपचाप चला जाएगा। इसको कोई मतलब थोड़ा ना है।
आग लगती, कल की आग लगो आज लग जाओ, उसे क्या फर्क पड़ता है। और हर कंट्री में ऐसे लोग होते हैं जो उस कंट्री से प्यार नहीं करते, बिल्कुल। उनको उस कंट्री से सिर्फ फायदा कमाना होता है, और जरा सा उन्हें लगेगा कि यार हमारे को अब ये सेटलमेंट नहीं हो पा रही, हमें यहाँ से निकल लेना है, तो वो निकल जाएगा, फिर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यही होता है। और आपकी कंट्री में क्या, दुनिया के हर देश में ऐसा होता है। बस फर्क इतना है कि इंडिया जैसी कंट्री में, अमेरिका जैसी कंट्री में दुनिया भर में पैसा घूम के दोबारा उस कंट्री में जाके फिर इन्वेस्टमेंट हो जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ टैक्स ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान के साथ प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटी नहीं है, इसलिए बंदा लूट के खाता है, पैसा इकट्ठा करता है और विदेश में जाके चुपचाप आराम से चौड़ा होकर बैठ जाता है, सो जाता है, यहाँ भाई ठीक है एंजॉय करो। लेकिन काम तो वही हो रहे हैं ना, बेईमानी वाले। और इन लोगों को देश से कोई प्यार होता ही नहीं। कि आप और हम मिडिल क्लास वालों को ज़्यादा प्यार होता है, गरीब आदमी को देश से कोई प्यार नहीं होता, उसे तो सिर्फ रोटी चाहिए। और अमीर आदमी को कोई प्यार नहीं होता देश से, उसे सिर्फ और सिर्फ पैसे और पैसा चाहिए। वो जब तक पैसा और पावर मिलती रहेगी वो उस कंट्री में रहेगा। जैसे ही उसे लगेगा कि मेरा पैसा खत्म हो रहा है और पावर का कोई लेना देना नहीं है, वो चुपचाप पलटी मार लेगा। इंडिया से 86,000 लोग अगर इस साल इंडिया की सिटीजनशिप छोड़ चुके हैं, तो वो 86,000 कौन है? ज़्यादातर नो डाउट उसमें लेबर क्लास होगी, या वो लोग होंगे जो दूसरे किसी कंट्री में जाके रह रहे होंगे और काम कर रहे होंगे। लेकिन हमें ये भी समझना चाहिए कि अगर वो दूसरी कंट्री में रह रहे हैं और काम कर रहे हैं, तो इंडिया के वो काम कर रहे हैं तो अच्छी बात है। लेकिन उनमें से बहुत सारे वो लोग भी हैं इंडिया के अंदर जिन्होंने पैसा खूब कमाया। अब प्रॉब्लम ये है कि उनको टैक्स ज़्यादा लग रहा है, तो वो अब इस कंट्री को सिटीजनशिप, एक बंदा सिटीजनशिप छोड़कर किसी दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप लेगा और वहाँ से पैसा दोबारा सर्कुलेट करवा के इंडिया में इन्वेस्ट करेगा। ये मामला है जी। बिल्कुल ऐसे ही है सर, लेकिन खैर देखते हैं कि इसको कहाँ जाके रोका जाएगा, क्योंकि बहरहाल ये चाहे रशिया में हो रहा हो, जंग रशिया में हो या कहीं पर भी हो, उसका असर जो है वो हर कंट्री पे पड़ा है, और खासतौर पे पाकिस्तान में भी। बहुत शुक्रिया कि आपने आज ज्वाइन किया। थैंक यू। थैंक यू आरजू जी। थैंक यू।